ग्रेसफील्ड हाउस बाहर से देखने पर एक बेहद खूबसूरत और शांत अनाथालय लगता था, जहां कई बच्चे खुशहाली के साथ एक दूसरे को अपना भाई बहन मानते थे। इनकी देखभाल इसाबेला करती थी, जिसे सभी बच्चे प्यार से मामा कहते थे। यहाँ के सबसे होशियार बच्चे थे एमा, नॉर्मन और रे। अनाथालय में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन यहाँ के 2 सख्त नियम थे। हर बच्चे की गर्दन पर लिखा 1 नंबर और मेन गेट या जंगल के बाहरी घेरे के पास कभी न जाना। एक दिन 6 साल की बच्ची कोनी को गोद ले लिया जाता है। विदा होते समय वो अपना पसंदीदा खिलौना लिटिल बनी टेबल पर ही भूल जाती है। एमा और नॉर्मन उसका खिलौना लौटाने के लिए छिपकर मेन गेट पर खड़े एक बड़े ट्रक के पास पहुंचते हैं, लेकिन वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। ट्रक के अंदर कोनी की बेजान लाश पड़ी थी। तभी वहां खौफनाक राक्षस आते हैं और कोनी के शरीर को एक डिब्बे में पैक करने लगते हैं। ये देखकर एमा और नॉर्मन को अनाथालय की भयानक सच्चाई पता चलती है। ग्रेसफील्ड कोई अनाथालय नहीं, बल्कि इंसानी बच्चों को पालने वाला एक फार्म था, जहां बच्चों के दिमाग को विकसित करके उन्हें राक्षसों के भोजन के रूप में बेचा जाता था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उनकी प्यारी मामा इसाबेला खुद राक्षसों के लिए ये काम कर रही थी। सच्चाई सामने आने के बाद एमा और नॉर्मन तय करते हैं कि वे अकेले नहीं, बल्कि सभी बच्चों को साथ लेकर यहाँ से भागेंगे। लेकिन राह आसान नहीं थी। बच्चों के कानों में ट्रैकिंग डिवाइस लगे थे, जिन्हें इसाबेला अपनी मशीन से ट्रैक कर सकती थी। इसके अलावा उनकी निगरानी के लिए सिस्टर क्रोने नाम की एक नई महिला को भी बुला लिया जाता है। एमा, नॉर्मन और रे बच्चों को खेल खेल में भागने, छिपने और रस्सियों का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग देने लगते हैं। इसी दौरान नॉर्मन को पता चलता है कि रे काफी समय से इसाबेला का जासूस बनकर काम कर रहा था, लेकिन नॉर्मन समझदारी दिखाते हुए रे को अपनी टीम में शामिल कर लेता है और उसे इसाबेला के खिलाफ ही इस्तेमाल करने लगता है। तीनों को लाइब्रेरी की किताबों में बने उल्लू के निशानों पर मोर्स कोड मिलते हैं, जिन्हें विलियम मिनर्वा नाम के किसी अज्ञात इंसान ने छोड़ा था, जो बाहर से उनकी मदद करना चाहता था। दूसरी तरफ सिस्टर क्रोने इसाबेला की जगह खुद मामा बनना चाहती है, लेकिन इसाबेला अपनी चालों से क्रोने को हेडक्वार्टर के हाथों मरवा देती है। इसाबेला को बच्चों की योजना का शक हो जाता है। वो एमा का पैर तोड़ देती है और नॉर्मन को अगली ही रात राक्षसों के पास भेजने का फरमान सुना देती है। नॉर्मन जाने से पहले जंगल की ऊंची दीवार पर चढ़कर बाहर का जायजा लेता है, जहां उसे जमीन के बजाय एक बेहद गहरी और चौड़ी खाई दिखाई देती है। बाकी बच्चों का प्लान सुरक्षित रखने के लिए नॉर्मन अकेले भागने से मना कर देता है और मुस्कुराते हुए अपनी विदाई स्वीकार कर लेता है। नॉर्मन के जाने के बाद एमा और रे टूट जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ इसाबेला को चकमा देने का एक नाटक था। रे की विदाई वाली रात रे खुद को जलाकर राक्षसों का भोजन बर्बाद करने की कोशिश करता है, लेकिन एमा उसे रोक लेती है। ये नॉर्मन का बनाया हुआ मास्टर प्लान था। वे अनाथालय में आग लगा देते हैं, जिससे इसाबेला आग बुझाने में उलझ जाती है। एमा और रे अपने कानों से ट्रैकिंग डिवाइस निकालकर आग में फेंक देते हैं और पहले से तैयार बाकी बच्चों के साथ दीवार की तरफ भाग निकलते हैं। सभी बच्चे कपड़ों के हैंगर और मजबूत रस्सियों की मदद से खाई के पार मौजूद पेड़ पर जिपलाइन बनाते हैं और एक एक करके उस खौफनाक खाई को पार कर लेते हैं। इसाबेला दीवार पर पहुंचती है, लेकिन एमा मुस्कुराकर उसे अलविदा मामा कहकर खाई पार कर जाती है। इसाबेला को अपना बचपन याद आता है, जब वो भी कभी भागने में नाकाम रही थी। वो हार मानकर बच्चों को आजाद होते हुए देखती है, जिसके बाद अपनी नाकामी की सजा के रूप में राक्षस इसाबेला की जान ले लेते हैं। दूसरी तरफ एमा, रे और सभी बच्चे पहली बार आजाद दुनिया के घने जंगल में कदम रखते हैं। एमा विलियम मिनर्वा का दिया डिजिटल पेन चालू करती है, जिसमें उन्हें लोकेशन B06-32 का रास्ता दिखाई देता है। अब एक नई उम्मीद के साथ सभी बच्चे अपनी नई जिंदगी की तरफ बढ़ चलते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही बेहतरीन जानकारियों और कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल द लाइफ ऑफ डिसिप्लिन को सब्सक्राइब करना न भूलें।